गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी समय के बाद अपने दोबारा से इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जनरल साइंस के कुछ बेहतरीन टॉपिक्स आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ये टॉपिक जहाँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो रीट हो, चाहे वो पटवार परीक्षा हो या वर्तमान के अंदर CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो किया गया है उनके अंदर हो या कोई भी अन्य कंपटीशन हो, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कुछ दिन बाद हमारा प्रयास रहेगा कि ये सभी टॉपिक या कुछ पोर्शन लाइव वीडियो के माध्यम से भी आपके सामने रखे जाएं। जो भी टॉपिक रखे जाएंगे वो मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है, समय समय पर इनको रिपीट करते रहें और साथ ही अपने जो भी परिचित सदस्य हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं उनके साथ शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और बेहतरीन टॉपिक आपके सामने मैं और अच्छे तरीके से पेश कर सकूँ। आज के टॉपिक की अगर शुरुआत करें तो अपने सबसे पहले बात करेंगे भारत के भूगोल यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, या भारत के भूगोल की अगर बात करें तो भारत के भूगोल में सबसे पहले अपने भारत के नामकरण की बात करते हैं। भारत के नामकरण से संबंधित तथ्यों की बात करते हैं। नामकरण की अगर बात करें तो वर्तमान में जो नाम भारत है वो प्राचीन काल में भारत के नाम से नहीं था। इस पूरे भौगोलिक एरिया को जिसे वर्तमान में अपने भारत कहते हैं, प्राचीन काल में कई अन्य नामों से जाना जाता था। देखते हैं किन किन नामों से इनको पूर्व में जाना जाता था। सबसे पहले बौद्ध काल के अंदर, बौद्ध युग के अंदर या बौद्ध काल के अंदर इस पूरे भूभाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध काल के अंदर भारतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपने याद रखना है, जम्बू द्वीप के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। अगर भारत के प्राचीन नाम की बात करें तो भारत के इस भूभाग को प्राचीन काल के अंदर आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। यानी अपने वैदिक सभ्यता की अगर बात करेंगे, वैदिक युग की अगर बात करेंगे तो वैदिक काल में इस पूरे भूभाग के अंदर, भारत के इस पूरे क्षेत्र के अंदर आर्यों का निवास स्थल था और आर्यों के एक प्रसिद्ध शासक थे भरत। इसीलिए भरत के नाम पर इस भूभाग को भारतवर्ष कहा जाने लगा। आर्यों के प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक थे भरत और भरत के नाम पर इसे किस नाम से जाना जाने लगा? भारतवर्ष के नाम से। महत्वपूर्ण बात आपने ध्यान रखनी है, वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो सिंधु नदी घाटी था। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत में वैदिक आर्यों का निवास स्थान कौन सी नदी घाटी था? तो सिंधु नदी घाटी जो है वो वैदिक आर्यों का निवास स्थल था। और इसी सिंधु नदी को ईरानियों ने हिंदू नदी के नाम से, इसी सिंधु नदी को ईरानियों ने किस नाम से जाना है? हिंदू नदी। और इस देश को, इस भूभाग को ईरानियों ने क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान। यानी वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी और इसी सिंधु नदी को ईरानियों ने हिंदू नदी कहा और इस क्षेत्र को, इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना। जबकि यूनानियों ने इस सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना और इस देश को इंडिया के नाम से पहचान मिली। यानी इंडिया नामकरण जो है वो यूनानियों की देन था, जबकि हिंदू नदी यानी सिंधु नदी या हिंदुस्तान जो नामकरण था वो ईरानी लोगों की देन था। अगर संविधान में नाम की बात करें तो भारत के इस क्षेत्र को संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत के नाम से लिखा गया है। यानी भारतीय संविधान में इंडिया जो कि भारत है, यानी आपने ध्यान रखना है इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का उल्लेख हमारे संविधान में इस देश के लिए किया गया है। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, भारत शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, किस में मिलता है?
तो भारत शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख याद रखना है आपने, पुराणों में मिलता है। भारत शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों में। अब तक हमने नामकरण से संबंधित तथ्य देखे। एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जहाँ भी किसी वर्ड को रेड पेन से अंडरलाइन किया होगा या स्टार लगा होगा, इसका मतलब है उस शब्द से संबंधित बहुत से क्वेश्चन या बहुत से ट्रिक हमने याद रखने हैं, जो हमें उस शब्द को दूसरे विषयों से जोड़ेंगे। यहाँ बौद्ध काल के पास में भी आपने स्टार देखा होगा, आगे चर्चा करेंगे। बौद्ध काल हमें किन चीज़ों की याद दिलाता है, या जब भी हम बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता है? जम्बूद्वीप। तो जैसे ही बौद्ध काल या बौद्ध धर्म नाम याद आए, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। आगे बताऊंगा कौन सी चीज़ें किस रूप में आपने याद रखनी है। अब तक हमने पढ़ा नामकरण, बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप के नाम से, प्राचीन नाम आर्यावर्त। क्यों? क्योंकि आर्यों का निवास स्थल था। यहाँ आर्यों के प्रसिद्ध राजा भरत हुए थे, इसी कारण इस क्षेत्र को भारतवर्ष कहा जाने लगा। और वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी था। सिंधु नदी को ईरानियों ने हिंदू नदी और इस देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना, जबकि इसी सिंधु नदी को यूनानियों ने इंडस तथा इस देश को इंडिया के नाम से जाना। और अगर बात करें संविधान में, हमने देखा इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत दोनों ही नामों का उल्लेख है, जबकि भारत शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख, सबसे पुराना उल्लेख हमने पुराणों में मिलता है। यानी पुराणों के अंदर सबसे पहले भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। ये तो बात थी नामकरण की। आगे अपने बात करते हैं भारत की आकृति और स्थिति, यानी कहाँ लोकेटेड है इंडिया, कौन से रीजन में लोकेटेड है और उसकी शेप क्या है। अगर आकृति की बात करें तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। जबकि स्थिति की अगर बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, यानी हमें पता है जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में डिवाइड कर देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ऊपर आधा जो गोला है वो उत्तरी गोलार्ध और उससे आधा गोला जो है दक्षिणी गोलार्ध। और भारत इनमें से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप में भी कहाँ? दक्षिण एशिया के मध्य। तो भारत की स्थिति क्या बनी? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी एशिया के मध्य, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित देश है। एकमात्र ऐसा देश जिसका नाम किसी महासागर या एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर भी पड़ा है, तो हिंद महासागर इसी हिंदुस्तान के नामकरण पर इसका नामकरण हुआ है, हिंदुस्तान के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी एशिया के मध्य, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित देश है। अगर बात करें क्षेत्रफल की, इम्पोर्टेंट है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण विश्व का 2.43% भूभाग रखता है। कई बार पूछा गया है भारतीय भूभाग संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग रखता है? तो अपने ध्यान रखना है भारत संपूर्ण विश्व का 2.4 या 2.43% भूभाग रखता है। क्षेत्रफल के अंदर ही बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। सबसे बड़े देशों की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, यानी रसिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 1,70,75,200 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना है हमने सबसे लार्जेस्ट कंट्री, और आगे पढ़ेंगे अपने सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री के बारे में भी। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, जिसका क्षेत्रफल
70,75,200 वर्ग किलोमीटर। अगर सातों विश्व के 7 बड़े देशों की बात करें क्षेत्रफल में, तो हमने एक छोटी सी लाइन से सातों को याद कर लेना है टिप्स के ऊपर। कौन सी लाइन है? रुक चीन अमेरिका। चीन और अमेरिका को क्या करना है? रोक देना है। और बाहर आ भारत। बाहर किसको लाना है? भारत को। रू से रूस, यानी विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। क से कनाडा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन। विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश अमेरिका। 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 7वां। यहाँ हम बात कर रहे थे संसार के अंदर सबसे बड़े देशों की, जबकि छोटे देशों के अंदर अगर बात करें विश्व के सबसे छोटे देश, तो विश्व के सबसे छोटे 2 कंट्री हैं। सीधा आप याद रखो, वेट मोना। छोटे देशों की अगर बात करें, वेट मोना। वेट मोना, वेट का मतलब वेटिकन सिटी। वेट का मतलब वेटिकन सिटी और मोना से मोनाको, यानी दोनों के दोनों यूरोपियन कंट्री हैं और विश्व के 2 सबसे छोटे देश हैं। 7 सबसे बड़े देश रुक चीन अमेरिका, बाहर आ भारत। रू से रूस, कैसे कनाडा, चीन अमेरिका, बाहर में बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे था भारत। जबकि सबसे छोटे देशों की अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और जनसंख्या के अंदर भी सबसे छोटा है। यानी वेटिकन सिटी की अगर बात करते हैं तो विश्व का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? यूरोपियन कंट्री है वेटिकन सिटी, और दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको। ये तो बात थी भारत के क्षेत्रफल और विस्तार से संबंधित बातों की। हम अभी बात कर रहे थे कि जो अंडरलाइन करेंगे रेड पेन से या स्टार लगाएंगे, उसको हमने दूसरी चीज़ों से कैसे जोड़ना है। जैसे हमने यहाँ बौद्ध काल, तो याद रखना है ये हमें, जैसे ही अंडरलाइन रेड से हुआ है स्टार लगाए, इसका मतलब हमें कुछ बौद्ध से याद रखना है। और बौद्ध से क्या याद रखना है? जैसे भी जहाँ भी आप बौद्ध वर्ड पढ़ो तो तुरंत दिमाग में आए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ थी। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों के बारे में आपने ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे याद रखोगे? बहुत ही आसान सी बात है। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ आप सीधा याद रखो। नंबर 1 पे अगर बात करें, राजगृह में वैशाली आई, पुत्र हुआ, और कश्मीर में ठंडे स्थान पर यानी कुंडलवन भेज दिया गया। राजगृह में वैशाली आई, उसके पुत्र हुआ और कुंडलवन भेज दिया गया। राजगृह का मतलब बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की हुई थी? राजगृह में। बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध समिति कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली में। बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पुत्र यानी पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में। तो बौद्ध से हमने 4 वर्ड याद रख लिए। राजगृह में वैशाली आई, पुत्र हुआ, और कहाँ? कश्मीर में कुंडलवन में भेज दिया गया। अब राजगृह यानी बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। एक और चीज पूछी जाती है, इनके समय शासक कौन थे? दोनों बातें बहुत बार क्वेश्चन आती हैं, कहाँ हुई और दूसरी चीज उनके समय शासक कौन थे। तो आप सीधा याद रख लो,
पहले ऐसे अजात शत्रु, कैसे कालाशोक, काला में काला हटा दें तो अशोक, तीसरी बौद्ध संगीति के समय शासक अशोक, और चौथा कैसे कनिष्क यानी कुंडलवन, कैसे कश्मीर, कैसे कनिष्क यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो राजगृह में आयोजित हुई थी उस समय शासक कौन थे, ऐसे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध समिति जिसका आयोजन वैशाली में हुआ था उसके शासक कौन थे, कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था शासक कौन थे, अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी उसके शासक कौन थे, कनिष्क। और याद रखना है इसी चौथी बौद्ध समिति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, महायान और हीनयान, महायान और हीनयान। तो ये बौद्ध वर्ड जहाँ भी आए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 सम्मेलन और कहाँ कहाँ आयोजित हुए थे ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो आज फर्स्ट छोटे से इस सीरीज के छोटे से इस भाग के अंदर हमने शुरुआत की भारत के नामकरण के बारे में और भारत की आकार और अवस्थिति के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करेंगे भारत के विस्तार के बारे में। भारत के विस्तार को अपने कई भागों के अंदर बांट के पढ़ेंगे, जैसे भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और भारत का सीमा विस्तार। यानी नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा उसमें अपने देखेंगे भारत के विस्तार के बारे में। आज अपने इन्हीं चीज़ों को दोबारा रिपीट करना है और नोटबुक के अंदर इम्पोर्टेंट बातों को हमने नोट करना है। जितना आप लिख के याद करेंगे वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपके स्थायी रहेगी ज्ञान में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।